जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके जो परिभाषा है उसको पढ़ लिया, उसके प्रकार को जान लिया, उसका अस्तित्व क्यों है, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लिया। साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार क्या है इस चीज़ को भी अच्छे से जान लिया है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, दूसरा है व्यापार संतुलन और तीसरा है मुक्त व्यापार। सबसे बड़ी जरूरी है इस चैप्टर को अच्छे से समझने की, तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझने के लिए ही यहां पर उत्सुक है वो होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट से, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। भी एक इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है उसको जो बेस लाइन है भी कौन से एस्पेक्ट है उससे जुड़े हुए, तो ध्यान दीजिए 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। एक तो है व्यापार का परिमाण जिसको हम मात्रा कहते हैं, दूसरा है व्यापार का संयोजन और तीसरा है व्यापार की दिशा। अच्छे से समझ सकता हूं एक स्टूडेंट की बात, भी इसे समझना जरूरी है। समझ में आ गया तो सब इजी हो जाएगा। बात कर रहे हैं सबसे पहले व्यापार का परिमाण। देखिए व्यापार में हम 2 बात अक्सर कर रहे हैं, एक तो या तो वस्तुओं की बात करते हैं और या हम कोई सर्विस यानी सेवाओं की बात करते हैं। कोई वस्तु है तो आप उसको तोल सकते हैं, यानी आप उसकी मात्रा यानी परिमाण को बता सकते हैं, लेकिन हम सेवाओं को तो नहीं माप सकते। सेवाएं जो होती है वो तो एक भारहीन चीज होती है, हम उसको तोल नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, वस्तुओं को तोल सकते हैं लेकिन सेवाओं को हम तोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो व्यापार के अंतर्गत हम जो वस्तुएं और सेवाओं की जो बात करते हैं तो मात्रा की बात नहीं करके हम उसके अंदर उसके मूल्य की बात है वो करते हैं, उसकी वैल्यू की बात करते हैं। क्योंकि वस्तु को तोल सकते हैं, सेवाओं को तोल नहीं सकते, तो फिर हम इस तोल वाले लफड़े से बचने के लिए हम दोनों के किसकी बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं। तो ये चीज इसके अंदर शामिल रहती है। दूसरा है संयोजन की बात। तो पहले तो व्यापार का संयोजन कहते किसे हैं इस बात को आप जानिएगा। देखिएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप जानते हो, निर्यात और आयात। तो आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। भी व्यापार का संयोजन आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को इसके अंदर शामिल है, वो किया जाता है। 20वीं सदी की अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा उस टाइम जो प्राथमिक उत्पाद है, जो प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित जो चीजें बनती है, तो प्राथमिक उत्पादों का जो व्यापार है वो ज्यादा होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो उद्योगपन पे यानी द्वितीयक जो गतिविधियां हैं उनकी जो ग्रोथ है वो हुई, तो उससे जो चीजें बनती थी फैक्ट्रियों के अंदर, जिसको हम कहते हैं विनिर्मित उत्पाद अर्थात मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की जो बात, तो पहले प्राथमिक उत्पाद ज्यादा बिकते थे, बाद में मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट थे उनकी बिक्री है वो ज्यादा होने लग गई व्यापार के अंतर्गत। और अब आज की बात करें तो आपको पता है अब सेवाएं हैं उनका प्रतिशत भी धीरे धीरे व्यापार के अंदर बढ़ रहा है। अगर महाद्वीपों के हिसाब से बात कर लूं तो पहले यूरोप का योगदान जो व्यापार है उसके अंदर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। यूरोप का जो व्यापार है वो अब घट रहा है, और जबकि एशियाई जो देश है उनका जो योगदान व्यापार के अंदर बढ़ रहा है। तो समझ गए, अब व्यापार का संयोजन भी आयात और निर्यात वाली चीजें हो गई। पहले प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते थे उनका जो व्यापार ज्यादा होता था, और बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग और आज की बात करें तो सर्विस है उसका जो रेशो है वो भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें इसके अंदर शामिल रहती हैं। तीसरा आता है व्यापार की दिशा। समझिए पहले इसको क्या मतलब है।
18वीं सदी की बात कर लें तो 18वीं सदी के अंदर जो विकासशील देश थे, जैसे हमारा देश एक विकासशील देश है, तो ये यूरोपीय देशों को जो शिल्प और मूल्यवान जो चीजें, हाथ से बनी हुई चीजें और जो आभूषण वगैरह है, इनका निर्यात करते थे। 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ, जो ट्रेड है उसका प्रत्यावर्तन हुआ, अर्थात व्यापार की दिशा है वो बदल गई। यूरोपीय जो देश थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई थी, तो यूरोपीय देशों ने मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें थी, यानी विनिर्मित वस्तुओं हैं, उनको अपने अधीन जो उपनिवेश थे उनको बेचना प्रारंभ कर दिया। तो वो कमाई है वो करने लग गए और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत बड़े व्यापारिक साझेदारी के रूप में दुनिया के सामने आए और तीसरा स्थान प्राप्त किया एक एशियाई देश जापान ने। जब 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी के अंदर जब ये यूरोपीय देशों का उपनिवेशवाद जब खत्म हो गया, यानी उनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया, तो उस टाइम आप देखेंगे जैसे भारत है, चीन है, या ऐसे ही और जो अन्य विकासशील देश थे, उन्होंने उन विकसित देशों को कंपटीशन है वो दिया, प्रतिस्पर्धा है वो उनको दी। भारत की बात करें तो पहले क्या था, भारत है वो यूएसए के साथ व्यापार अधिक करता था, और आज की बात करें तो थोड़ा चाइना की तरफ या संयुक्त अरब जो अमीरात है उसकी तरफ झुकाव है वो ज्यादा रहता है। तो आप समझ पा रहे हो, कभी विकसित से विकासशील देशों की ओर ट्रेड चलता है और कभी विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ चलता है, और हर देश अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। कभी किसी देश के साथ व्यापार अधिक करता है तो किसी एक अलग समय में किसी दूसरे देश के साथ वो व्यापार है वो अधिक करता है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे भी ये इंटरनेशनल ट्रेड के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्टों की बात है वो हम यहां करते हैं आपकी एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। उसके बाद आता है व्यापार संतुलन। एक तरीके से तो हम समझे तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ही है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस है वो होता क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिएगा, किसी समय अवधि के भीतर, किसी एक निश्चित टाइम के अंदर देश के आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर को, उसके लेखा जोखा को ही हम व्यापार संतुलन कहते हैं। जब आयात और निर्यात दोनों बराबर है तो हम कहेंगे व्यापार उस देश का बैलेंस के अंदर है, भी न फायदा और न ही नुकसान है। अब देखिएगा, ये जो बैलेंसिंग की बात, ट्रेड की जो बात करते हैं, आप 2 तरीके से इसको समझिएगा। एक तो हो सकता है, पहला पॉइंट देखिए, अनुकूल या धनात्मक व्यापार संतुलन, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है भी जब उस देश का निर्यात है वो आयात से अधिक हो। निर्यात यानी वो देश एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम करता है, तो कहेंगे उसका व्यापार किस प्रकार का है, अनुकूल है, धनात्मक है, अर्थात उस देश को फायदा होगा क्योंकि वो चीजें निर्यात करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, दूसरे देशों को बेचेगा तो उस देश को टैक्स के रूप में धन है वो प्राप्त होगा, और उस प्राप्त धन से उस देश के आर्थिक विकास के अंदर उसका इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। तो निर्यात का मतलब बेचना और आयात का मतलब किसी से खरीदना, देशों के अंतर्गत बात करते हैं। तो अनुकूल कब हुआ, जब निर्यात अधिक और आयात कम है, तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव बैलेंस है। दूसरी बात आती है इसका दूसरा पक्ष, यानी एक ही सिक्के का दूसरा पक्ष, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव, जिसको हम कहें ऋणात्मक या प्रतिकूल। जब उस देश का इंपोर्ट अधिक है, आयात अधिक है और निर्यात कम है, अर्थात हम खरीद ज्यादा रहे हैं माल जबकि बेच बहुत कम रहे हैं, तो वो व्यापार है प्रतिकूल, ऋणात्मक होता है।
समझ में आ रहा है ना? बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये भी। आपको कह दिया जाए कोई डाटा भी, एक देश निर्यात अधिक करता है, आयात कम करता है, वो किस प्रकार का जो ट्रेड बैलेंस हो सकता है, तो वो पॉजिटिव है। इसका जस्ट उल्टा हो जाए, आप खरीद ज्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो, तो खरीदोगे तो आपके पास जो धन है वो ज्यादा खर्च होता जाएगा, क्योंकि आप बेच तो कुछ रहे ही नहीं हो। तो एक दिन क्या आएगा, आपके जो खरीदने की क्षमता है वो भी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जो धन संचय कर रखा था वो तो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं ये प्रतिकूल ऋणात्मक बैलेंस है। कब? जब आयात अधिक और निर्यात कम हो। प्रभाव क्या पड़ा? वित्तीय संचय इससे समाप्त हो जाएगा, यानी उस देश ने उस देश के विकास के लिए जो धन इकट्ठा कर रखा है वो खत्म होता जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो इसलिए अनुकूल धनात्मक है वो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए उस देश को आर्थिक विकास करना होगा, सेवाएं और वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग है वो उस देश को बढ़ानी होगी। तो समझ गए व्यापार संतुलन क्या है, और व्यापार संतुलन के दो महत्वपूर्ण पक्ष, एक अनुकूल धनात्मक संतुलन और दूसरा प्रतिकूल या ऋणात्मक। पाठ्य पुस्तक में आपको एक डाटा देकर भी इन चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो अच्छे से मैं हमेशा कहता हूं पाठ्य पुस्तक का साथ कभी मत छोड़िएगा। यहां पर आप आते हो तो चीज को समझने के लिए, और यहां से आप नोट्स फॉर्म में उनको उतार भी सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो अपना सिद्धिविनायक संग्रिया है उसके ऊपर नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। कोई बच्चा नहीं जुड़ा है, नोट्स प्राप्त करना चाहता है, वहां पर आप प्राप्त कर सकता है। इस चैनल के ऊपर या इस यहाँ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक इंटरेस्ट है भी, जब लॉकडाउन लगा तो इस प्लेटफार्म से जुड़ा तो फिर ऐसा चल पड़ा भी चलिए आगे भी हो सकता है बहुत से बच्चों को ये फ़ायदा है वो मिल जाए। हज़ारों बच्चे यहाँ से लाभान्वित हुए हैं और अपने सपने सच किए हैं। हमेशा कहता हूँ अपना सपना हर बार रहता है अब की बार 90 पार। ये कोई नंबरों की दौड़ नहीं है अब की बार 90 पार, ये अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने का हमारा एक अपना अंदाज है, एक तरीका है जिससे हम अपने सपने को सच करते हैं, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम याद नहीं करते, क्योंकि याद करते हैं तो वो ही एक भूलने का डर रहता है। इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं चीज़ों से बात कीजिए। जब बात करोगे तो कमबख्त ये अपने आप ही याद रह जाती है। तो दो बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं अगले बिंदु के ऊपर, और वो कौन सा है? वो है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपना यही बन जाता है, क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन से संबंधित अपना मैटर है वो समझ रहे हैं भी, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की प्रक्रिया यानी छूट देने की जो प्रक्रिया है उसको मुक्त व्यापार या व्यापार का उदारीकरण कहा जाता है। व्यापार करने के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी हर देश को अपने देश को चलाने के लिए एक सिस्टम अपनाता है, वो उसका अर्थव्यवस्था का सिस्टम है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का एक सम्मिलित रूप है। तो इसके अंदर हम हमारी अर्थव्यवस्था को कितनी छूट दे सकते हैं भी, कह सकते हैं भी हाँ आप इस तरीके से काम है वो कीजिएगा, वही कहलाता है फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार कहलाता है। इस फ्री ट्रेड के पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है भी मुक्त व्यापार के कोई 2-3 सकारात्मक प्रभाव बताइए, या आपको कैसे लगता है भी ये एक नेगेटिव इफेक्ट है वो भी डालता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट की, मुक्त व्यापार का सकारात्मक प्रभाव। तो पहला बिंदु देखते हैं कि जब मुक्त व्यापार हो रहा है तो देशों के मध्य सीमा शुल्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कस्टम ड्यूटी, इसका मतलब क्या हुआ? जब एक देश से माल दूसरे देश में आता है तो उस देश में एंट्री करने का एक टैक्स लगता है जिसको सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। तो देशों के मध्य सीमा शुल्क है वो घटा दिया जाता है। कब? जब आप मुक्त व्यापार की बात करते हो, आप उदारीकरण की बात करते हो, तब उस कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया जाता है।
इसका मतलब आपको दूसरे देश में माल बेचने में आपका पैसा थोड़ा कम खर्च होगा, इसका मतलब व्यापार को बढ़ावा मिलता है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा है भी जब मुक्त व्यापार हो गया, कस्टम ड्यूटी आपकी कम हो गई, तो आपका माल उस देश में आएगा, किसी भी एक देश में आएगा, तो उस देश में वहां पर भी तो वो चीजें बन रही होगी जिनको हम कहें घरेलू उत्पाद या फिर देसी उत्पाद। तो घरेलू उत्पाद और सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी स्थानों से व्यापार की अनुमति प्रदान की जाती है। तो जब विदेशी माल वहां पर आता है तो इसका मतलब घरेलू जो उत्पाद वहां पर बनते हैं, जो सेवाएं मिलती है लोगों को, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको रहेगा भी अगर हमने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो लोग विदेशी चीज़ें हैं उनको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो एक तरीके से ट्रेड के अंदर एक बैलेंस रखने का भी एक प्रयास है वो इसके माध्यम से होता है। तो ये तो हुई कुछ सकारात्मक। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? देखिए, आज जो हमारा जो सिस्टम है दुनिया का, ग्लोबलाइजेशन का है, उदारीकरण का है, उसकी तरफ हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी भी अपनी कमियां हैं। तो देखिएगा कमियां क्या है। तो भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक पॉइंट बनाकर जरूर इसको लिख दिया, लेकिन जैसे जैसे इसके नेगेटिव पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सब क्लियर होता जाएगा भी बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है। इससे विकासशील देशों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो विकसित देश है वही तो इस फ्री ट्रेड को ज्यादा जो प्रोत्साहन है वो देते हैं। तो विकासशील देश तो अपना देश का माल बेचकर फायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो जो विकासशील देश है वहां का अपना जो घरेलू यानी वहां का जो व्यापारी है वो उस चीज को जब बेचता है और उसको लगता है भी देसी चीज तो महंगी पड़ रही है और सस्ती जो विदेशी चीज है वो सस्ती पड़ रही है, तो लोग फिर घरेलू चीज को नहीं खरीदते। यही तो आप देखते हो भी चाइना ने हमारे साथ क्या किया है। चाइना ने हर तरह के प्रोडक्ट हमारे बाजार के अंदर है वो उपलब्ध करवा दिए, जो कि हमारे देश से बनी हुई चीजों से सस्ते पड़ते हैं, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो इससे क्या हुआ, घरेलू जो उत्पादक हैं उनको नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो उस देश को फायदा कहां मिला? उस विकासशील देश को जो आगे बढ़ना चाहता है। और हमेशा ही विकसित देश है वो तो अपनी मोनोपोली चलाते हैं, अपना ही फायदा है वो देखते हैं। तो समान अवसर हैं वो विकासशील देशों को नहीं मिल पाते। और एक बहुत बड़ा रीजन और एक बहुत प्यारी बात अब आप सीखने को मिलेगी परीक्षा की दृष्टि से, और वो है डंपिंग करना। देखिएगा, डंप की गई वस्तुओं के कारण किसी भी देश के घरेलू उत्पादों को हानि होती है। डंप से भी घरेलू प्रोडक्ट जो देसी चीजें होती है उनको नुकसान होता है। अब आप ये समझिए डंप या डंपिंग क्या होता है। देखिएगा, जैसे चाइना का ही हम उदाहरण ले लें। चाइना अपने देश में कोई माल बना रहा है, वहां पर चाहे उसका कोई भी रेट चल रहा होगा, चाहे कम है चाहे हमारे देश से ज्यादा है, लेकिन वो इंडिया को अपने इस ट्रेड के अंदर फंसाने के लिए क्या करेगा, यहां पर अपना जो प्रोडक्ट है उसका रेट है वो कम कर देगा। कारण चाहिए उसका कोई भी हो, वो हम समझ सकते हैं भी क्या कारण हो सकते हैं। तो किसी भी कारण से किसी देश में कोई दूसरे देश का जो माल है उसका रेट कम कर देना वो डंपिंग कहलाता है, डंप करना। और ये भी विकसित देशों की एक चाल होती है भी डंपिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम फायदा किसी दूसरे देश में ले लेंगे उस चीज का, इस देश को तो काबू करें। काबू करने का तरीका क्या हुआ, जब चीजें डंप हो गई, रेट कम हो गया विदेशी चीज का, तो फिर जो लोकल माल है वो कोई नहीं खरीदेगा और धीरे धीरे लोकल जो व्यवसायी है वो क्या करेंगे, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो डंपिंग का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है वो इससे होता है। तो समझ गए ना, मुक्त व्यापार कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो हमेशा जब भी इस प्रकार की बात करें हमें भी व्यापार को खुला छोड़ दीजिए, हम इतना खुला भी नहीं छोड़ सकते भी हम कल को किसी देश के गुलाम बन जाएं। तो इसलिए हमेशा ही जो देश के
जो मुखिया होते हैं वो सोच समझकर इस प्रकार का निर्णय लेते हैं और ट्रेड को लेकर अपनी नीतियां हैं वो भी बनाते हैं। और आपको पता है ट्रेड जो है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो हमारे हर देश की विदेश नीति का भी हिस्सा रहता है। भी हमारे देश से अगर कोई ट्रेड कर रहा है, व्यापार है, तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। और बहुत से इसके ग्रुप भी बने हुए हैं दुनिया के अंदर, जो कि हम अगले वीडियो सेशन में उसके अंदर बात है वो करेंगे। तो ये मुक्त व्यापार हो गया। अब एक चीज़, हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं वो पढ़ ली है। तो आप देखेंगे अब हमारे सामने एक दो सामान्य क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, भले ही वो पाठ्य पुस्तक में डायरेक्ट नहीं दिए। एक हो सकता है भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बेनिफिट क्या है, लाभ क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। एक तो फायदा ये मिलेगा, इससे प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। तो हमारे देश की जो फैक्ट्रियां होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो काम के लिए लोग भी चाहिए, तो उनको रोजगार भी मिलेगा। तो प्रोडक्शन में ग्रोथ होती है इंटरनेशनल ट्रेड से। और हम व्यापार करेंगे तो उस देश को भी इनकम है वो प्राप्त होगी, अर्थात हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय जो आय है हमारी, उसके अंदर भी वृद्धि होगी। और जो हमारे देश के, क्योंकि जब दूसरे देशों के अंदर कोई चीज़ की डिमांड होगी तो हम उस चीज़ को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है कोई ऐसा संसाधन पड़ा हो जो अभी काम नहीं आ रहा हो, लेकिन दुनिया में डिमांड है, तो हम उस व्यर्थ संसाधन का भी प्रयोग इसके अंतर्गत करेंगे ताकि उसका इस्तेमाल भी हो सके। वो कभी व्यर्थ कहलाता था, अब व्यर्थ कैसे हो जाएगा अगर उसकी कहीं पर कोई डिमांड है। इससे बाजार का विस्तार होता है। एक ही देश नहीं, देश के बाहर बहुत सी बाजार है वो उस जो उत्पादक है वो उसको मिलता है। बड़े पैमाने पर इससे प्रोडक्शन होता है और सांस्कृतिक लाभ भी इससे मिलता है। जब हम ट्रेड करते हैं एक देश से दूसरे देश से जो वार्ता होती है, उन लोगों से मिलते हैं, वहाँ जाएंगे या वो यहाँ आएंगे, तो हम एक दूसरे के कल्चर से भी जो परिचय है वो प्राप्त करते हैं। अच्छी चीज़ें हम अडॉप्ट भी करते हैं। हमारी कोई अच्छी चीज़ें हैं तो सामने वाला भी उनको है वो अपने जीवन में लागू करता है। तो सांस्कृतिक लाभ भी इससे हमें प्राप्त होते हैं। अब लाभ की बात हो गई, तो इसी प्रकार हमने कहा भी हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू, प्लस और माइनस है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लॉस भी है, यानी हानियाँ भी है। अगर इस हिसाब से अगर हम सोचें तो हानियाँ क्या हो सकती है इंटरनेशनल ट्रेड से। सबसे बड़ी होगी हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है आदमी पागल हो जाता है बिजनेस को लेकर, पैसों के चक्कर में। तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, यानी उस रॉ मटेरियल को ख़त्म करने की कगार पर चला जाएगा। उसे अपना बेनिफिट चाहिए। वो ये नहीं सोचेगा अगर हमने इसी तरीके से बिना सोचे समझे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आने वाले समय में ये चीज़ें समाप्त हो सकती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए। तो संसाधनों का जो विदोहन है वो स्टार्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, विदेशों में कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की, एक दो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो अगर हमारे देश में वो चीज़ बन रही है तो इससे क्या होगा, देश का एकांगी विकास होगा, सिंगल डेवलपमेंट होगा। यानी हम केवल उसी चीज़ के पीछे वो लगे रहेंगे, तो दूसरी चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कम लगेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा भी इनकी तो डिमांड ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो ये भी एक कमी हो सकती है। और विदेशी निर्भरता भी हो सकती है। अगर हमारे देश में कोई चीज़ नहीं बन रही, या फिर हमारे देश में बन रही है लेकिन महंगी पड़ती है और दूसरे देश की चीज़ सस्ती पड़ती है, तो हम उस देश का माल खरीदेंगे। और अगर अचानक उस देश ने वो माल सप्लाई बंद कर दिया तो, या उसमें कुछ और टेक्निकल गड़बड़ कर दी, तो ये विदेशी निर्भरता भी तो नुकसानदायक है। और एक तरीके से ये विदेशी निर्भरता हमें कहीं राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं कर दे। भी हम कोई डिसीजन लेना चाहें, जैसे आज अगर भारत अगर सिर्फ चाइना से ही व्यापार करेगा तो कल को भारत कोई डिसीजन लेगा तो चाइना बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर भी चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार स्टार्ट हो गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें, गवर्नमेंट ने भी कुछ जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें थी उनको यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया भी, इससे हमारे देश को है वो नुकसान पहुँचता है। तो सरकार बड़ी सचेत रहती है ऐसी चीज़ों को लेकर भी। हम किसी की दास्तां है वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक संप्रभु देश हैं
और विदेशी जो प्रतियोगिता है उसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वही अगर किसी सस्ता माल बेच दिया, हमारे वाला महंगा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे खादी की बात करें तो खादी की कई चीज़ कई बार महंगी मिलती है, तो आदमी दूसरी जो यूनिट होती है वहाँ से चीज़ें खरीदता है, तो लोग खादी फिर कम खरीदने लगे। भूल भी गए बहुत से लोग तो भी, हाँ खादी की भी कोई चीज़ आती है तो स्वदेशी अपनाओ भाई। इतिहास पढ़ते हो आप तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये कुछ लाभ और हानियों पर भी हमने थोड़ी चर्चा है वो कर ली, क्योंकि कल को इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट के ये कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास अपने सिद्धिविनायक संग्रिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, उसके व्यापार संतुलन, उससे जुड़े हुए कब पॉजिटिव हो सकता है कब नेगेटिव, और मुक्त व्यापार क्या है, उसके सकारात्मक और ऋणात्मक प्रभाव क्या है, उनके ऊपर चर्चा की, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि को अच्छे से समझा है। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिएगा अगले वीडियो सेशन में गेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और साथ में कुछ प्रादेशिक व्यापारिक संगठनों के ऊपर बात करेंगे। और शनिवार को आपका इसी चैप्टर का टेस्ट है, अच्छे से तैयार रहिएगा। और बहुत जल्द हम आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट का बोर्ड के पैटर्न के अनुसार टेस्ट लेंगे, तो तैयार रहिएगा उस काम के लिए। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा।